हेलो फ्रेंड्स, रविंद्राज आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रविंद्राज 24/7 लर्निंग ऐप पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपके कौन सा, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी कि आपके भूगोल। ठीक है, तो ज्योग्राफी तो सबसे पहला आपके क्वेश्चन, ज्योग्राफी में सबसे पहले तो हम आपके बेसिक पॉइंट की बात करें कि ज्योग्राफी आपके देखें तो आपके ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम आईएएस की बात करें तो स्पेशली आईएएस प्रीलिम्स में बिना ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के सिलेक्शन होना लगभग असंभव है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि आईएएस प्रीलिम्स में जो सबसे ज्यादा जो वेटेज आपके होता है वो किसका होता है, ज्योग्राफी का। ठीक है, इसके अलावा स्टेट पीसीएस, ठीक, और स्टेट पीसीएस के अलावा जितने भी आपके सीडीएस और इसके अलावा सीएपीएफ, ये जुडिशरी जितने भी एग्जाम्स होते हैं इनमें आपके ज्योग्राफी का जो वेटेज है वो आपके ठीक ठीक वेटेज रहता है। और इसमें आपके ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस आपके आते हैं कंसेप्चुअल, और कंसेप्चुअल के साथ एनालिटिकल और इसके साथ फैक्चुअल, यानी कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंसेप्ट, एनालिसिस और फैक्ट तीनों को समाहित करके आपके चलता है। ठीक है, तो ज्योग्राफी में अकेले कंसेप्ट से भी काम नहीं चलेगा, कंसेप्ट के अलावा अकेले फैक्ट से भी काम नहीं चलेगा, दोनों के साथ हमें इनका एक एनालिसिस या एनालिटिकल अप्रोच भी चाहिए। अब हम ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक और है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ज्योग्राफी के साथ ये है कि इंडिया के अंदर चाहे आईएएस का ही एग्जाम क्यों ना हो, अगर आपने 6 से लेके 12th तक की, ठीक, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक्स आपने रीड की है, ज्योग्राफी की कौन सी, एनसीईआरटी, तो आईएएस प्रीलिम्स हो चाहे आईएएस आपके मेंस हो, यहां तक आपको किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको ज्योग्राफी में जिस बुक को फॉलो करना है वो आपके कौन सा, 6, 7, 8, 9th, 10th, 11th और 12th की कौन सी, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी आपके सफिशिएंट आपके सिलेबस, कंसेप्ट, ठीक, और फैक्ट्स को रखती है जो ज्योग्राफी में आपको किसी भी एग्जाम के अप्रोच के लिए समझना जरूरी है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो आपकी स्टार्ट होगी किससे, ज्योग्राफी से। तो आप सभी लोग फटाफट आ जाइए, स्टार्ट करते हैं हम आपके ज्योग्राफी की अपनी क्लास को। ठीक है, और दूसरा आपके क्लास आपकी आज की ये यूट्यूब के ऊपर आपके ओपन क्लास है, तो आप चाहते हैं कि आपके और भी लोग इसे देखें तो इसे आप शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों को, तो दूसरे लोग भी आपके इस क्लास का आपके फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं आपके सबसे पहले किस पर, ज्योग्राफी पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोगों से आपके यही है कि ज्योग्राफी अगर हम पढ़ रहे हैं तो इस वर्ड का सबसे पहले तो हम अर्थ समझ लें कि ज्योग्राफी वर्ड का आपके अर्थ क्या है, ज्योग्राफी वर्ड का आपके अर्थ क्या है। ठीक, तो क्या अर्थ है आपके ज्योग्राफी वर्ड का, सबसे पहला क्वेश्चन, किसे कहते हैं हम आपके ज्योग्राफी, ज्योग्राफी हम आपके कहते किसे हैं, किसे कहते हैं हम आपके ज्योग्राफी। तो क्या होता है आपके ज्योग्राफी, बताइए जल्दी फटाफट, किसे कहते हैं हम आपके ज्योग्राफी। नेक्स्ट, रोहित, फैजल, राजकुमार। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि सिलेबस रिलेटेड आपके जो डाउट हैं वो आप इस क्लास में जरूर पूछिए। कोई आपके जो कमेंट आप लोग जो कर रहे हैं, किसी को एग्जाम से रिलेटेड जानकारी लेनी है, किसी को बुक से रिलेटेड जानकारी लेनी है, किसी को करियर गाइडेंस से रिलेटेड जानकारी लेनी है, तो आप इन सारे डाउट को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक, हम डाउट सिर्फ आपके वही देखेंगे जो आपकी क्लास से रिलेटेड है, ठीक, और उन्हीं कमेंट्स के हम आपको रिप्लाई देंगे। बाकी के ये क्लास से रिलेटेड आपके, या आपको फी से रिलेटेड या किसी कोर्स से रिलेटेड आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप सीधा व्हाट्सएप पे पूछिए, ठीक, क्योंकि इधर उधर के आपके जवाब देने में आपकी क्लास डिस्टर्ब होगी। तो अब सभी लोग आप आ जाइए, अब हम स्टार्ट करते हैं आपके ज्योग्राफी की अपनी ये क्लास। तो नेक्स्ट, तो सबसे पहला आपके क्वेश्चन आता है कि ज्योग्राफी आपके हम कहते किसे हैं, या ज्योग्राफी का आपके अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो हम आपके देखेंगे ये, व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, पहली चीज। तो किसे कहते हैं आपके ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी की अगर हम आपके बात करें, ज्योग्राफी की अगर हम बात करें
तो ज्योग्राफी का अर्थ आप लोग समझना कि ये जो आपके ज्योग्राफी वर्ड है, कौन सा वर्ड? ज्योग्राफी वर्ड। ठीक, ज्योग्राफी आपके ये जो वर्ड है, ये ज्योग्राफी वर्ड एक ग्रीक वर्ड से बना है। ज्योग्राफी किससे ड्राइव हुआ है? डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। ज्योग्राफी एक ग्रीक वर्ड से आपके क्या हुआ है? डिराइव्ड हुआ है। और ग्रीक वर्ड आपके कौन सा था? जियोग्राफिया, जियोग्राफिया। अब यहां आपके इस जियोग्राफिया को हम दो पार्ट में आपके डिवाइड करें। दो पार्ट में क्या करें हम? डिवाइड करें। पहला जियो और दूसरा ग्राफिया। पहला जियो और दूसरा ग्राफिया। अब यहां समझना आप कि जियो का आपके जो अर्थ होता है वो होता है क्या? अर्थ यानी कि आपके पृथ्वी, अर्थ यानी कि पृथ्वी। ठीक है। और ग्राफिया का आपके जो मीन, आपके जो अर्थ होता है, ये होता है क्या? स्टडी या डिस्क्रिप्शन। स्टडी या डिस्क्रिप्शन, स्टडी या डिस्क्रिप्शन यानी कि अध्ययन या वर्णन। तो इसमें अगर हम देखें तो ज्योग्राफी का आपके सीधा सीधा सा आपके जो अर्थ हुआ वो आपके क्या हुआ? स्टडी और डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। स्टडी या डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, स्टडी या डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ यानी कि आपके पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी का वर्णन, ये आपके कहलाता है क्या? ज्योग्राफी। ठीक है। ये आपके क्या कहलाता है? ज्योग्राफी। तो सबसे पहले तो हमने आपके ये देखा कि ज्योग्राफी हम आपके कहते किसे हैं। सबसे पहले क्या देखा हमने? ज्योग्राफी हम कहते किसे हैं। तो ज्योग्राफी की अगर हम आपके बात करें तो ज्योग्राफी आपके ये दो वर्ड आपके जियो और ग्राफिया। ठीक, जियोग्राफिया एक कैसा वर्ड है? ये एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है आपके? एक ग्रीक वर्ड। इस जियोग्राफिया में जियो का मीन आपके होता है अर्थ, और ग्राफिया का आपके जो मीन होता है ये होता है स्टडी या डिस्क्रिप्शन। तो ज्योग्राफी का आपके जो अर्थ हुआ वो हुआ स्टडी ऑफ अर्थ या डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी का वर्णन। ये कहलाता है आपके क्या? ज्योग्राफी। अब आते हैं हम नेक्स्ट इससे आगे। अब यहां अगला पॉइंट याद रखना, इस जियोग्राफिया वर्ड का सबसे पहले जो आपके यूज किया था, ये किया था इरेटोस्थनीज ने। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। इसीलिए इरेटोस्थनीज को हम कहते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा याद रखना, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी हम आपके कहते हैं किसको? हम्बोल्ट को। ठीक, तो फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी ये हम किसे कहते हैं? आपके हम्बोल्ट को। ठीक, तो सबसे पहले तो आप यही समझ लो। तो नेक्स्ट याद रखना, फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ ज्योग्राफी हम आपके किसे कहते हैं? इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज। ठीक, और दूसरा याद रखना, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। तो फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी हम आपके किसे कहते हैं? ये हम आपके कहते हैं हम्बोल्ट। किसे कहते हैं हम? हम्बोल्ट। तो फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी हम कहते हैं किसको? हम्बोल्ट को। अब आते हैं हम लोग आपके आगे। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले हमने आपके ये देखा कि ज्योग्राफी आपके होता क्या है, ज्योग्राफी आपके होता क्या है या ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ज्योग्राफी की हम स्टडी करते क्यों हैं? ज्योग्राफी की स्टडी करते क्यों हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये कि ज्योग्राफी अगर हम पढ़ने जा रहे हैं, भूगोल को अगर हम आपके पढ़ने जा रहे हैं, तो ज्योग्राफी की स्टडी या जो अध्ययन है क्यों कर रहे हैं हम? क्या रीजन है इसका? क्यों करते हैं हम ज्योग्राफी की स्टडी? ज्योग्राफी की स्टडी हम करते क्यों हैं?
अगर किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ने जा रहे हो तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि आप उस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ने जा रहे हो, क्यों कर रहे हो आप उस सब्जेक्ट की स्टडी। ठीक है, तो क्यों करते हैं बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लो कि ज्योग्राफी की स्टडी करने का आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके ये है कि ज्योग्राफी से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी की हम स्टडी करेंगे तो ये क्वेश्चंस हमसे सॉल्व हो जाएंगे और हम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो है आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक, कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो क्वेश्चन किसी तरह से सॉल्व हो जाए। लेकिन जब एक ज्योग्राफर ज्योग्राफी की स्टडी करता है तो उसका उद्देश्य ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफर के तो आईएएस के अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं। अब अगर वह फिर भी ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो उसका उद्देश्य कुछ और होगा। तो क्या होगा उसका उद्देश्य? कोई भी ज्योग्राफर या कोई भूगोलवेत्ता होता है, जब वो ज्योग्राफी की स्टडी करता है तो उसका सबसे पहला उद्देश्य आपके ये होता है ऑप्टिमम यूज ऑफ अर्थ रिसोर्सेस, इस पृथ्वी के संसाधनों का अनुकूलतम दोहन कैसे करना है, पहली चीज। ठीक है, अर्थ रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज आप ज्योग्राफी की स्टडी के बाद ही कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज याद रखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखें, अगर आपने ज्योग्राफी की स्टडी की है, ज्योग्राफी की स्टडी की है तो आपको यह पता होगा कि कहां क्रॉप होगी और कहां क्रॉप नहीं होगी। ठीक है, कहां कौन सी क्रॉप होगी और कहां कौन सी क्रॉप नहीं होगी, यह आपको क्लियर होगा ज्योग्राफी की स्टडी की होगी। तो फिर आपको पता है कि क्रॉप यानी कि फसल आपके सिर्फ कहां होगी, जहां एलुवियल सॉइल या ब्लैक सॉइल वगैरह हो। ठीक, तो आप कहीं डेजर्ट में जाके या रेड सॉइल में जाके क्रॉप करने की कोशिश नहीं करोगे। ठीक, या आपको यह पता हो कि कौन सी फसल किस मिट्टी में होगी, तो ये कब पता होगा? जब ज्योग्राफी की स्टडी की होगी। तो आप ऐसा कोई प्रयास किसी जगह जाके नहीं करोगे जिससे आपका टाइम और पैसा बर्बाद होता हो। ठीक है, जैसे अब ज्योग्राफी की स्टडी की है तो अब हमें क्या पता होगा? ज्योग्राफी की स्टडी की है तो हमें यह पता होगा कि आयरन और कहां मिलता है, ठीक, कोयला कहां मिलता है, या स्पेसिफिक कोई मिनरल कहां मिलता है। तो अब हमें यह पता है कि आयरन और हमें कहां मिलता है, ठीक, छोटा नागपुर या झारखंड में मिलता है। तो आयरन और पे बेस्ड जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी हम वहां लगाएंगे, क्योंकि जो चीज जहां मिल रही है अगर उससे संबंधित कारखाने हम वहां लगाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। पहली चीज ये हुई। ठीक है, आयरन और मिलता है आपके झारखंड और लोहे का इंडस्ट्री आप लगाओ अंडमान निकोबार, तो क्या ऐसी इंडस्ट्री में फायदा होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अर्थ रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूज नहीं कर पाएंगे। तो ज्योग्राफी की स्टडी करने का जो सबसे पहला उद्देश्य होता है आपके, क्या होता है? ऑप्टिमम यूज ऑफ अर्थ रिसोर्सेस, यानी कि पृथ्वी के संसाधनों का अनुकूलतम दोहन। ठीक है, पहली चीज। अब दूसरा समझना, ज्योग्राफी की स्टडी का जो दूसरा हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपके क्या? ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक, ह्यूमन सेटलमेंट आपके कैसे? कि अगर आपने ज्योग्राफी की स्टडी की है तो आपको ये पता है कि अगर हमें माउंटेन रीजन में रहना है तो किस प्रकार के घर बनाने हैं, डेजर्ट रीजन में रहना है तो किस प्रकार के घर बनाने हैं, और कोस्टल रीजन में रहना है तो किस प्रकार के घर या किस प्रकार का हमें ह्यूमन सेटलमेंट करना है। क्योंकि हर क्षेत्र की ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग आपके वहां का ह्यूमन सेटलमेंट चेंज होता है। ये दूसरी चीज। तीसरा याद रखना कि ज्योग्राफी की स्टडी हमें आपके और समझनी है तो मनुष्य की आपके, ठीक है, किसी भी आपके मनुष्य की या आपके समाज की, किसी भी समाज की इकोनॉमिक और कल्चरल एक्टिविटीज का आपके जो निर्धारण करती है वो करती है वहां की ज्योग्राफी। अगर किसी प्लेस की आपको इकोनॉमिक और कल्चरल एक्टिविटीज को समझना है तो आपको ज्योग्राफी की स्टडी करनी होगी। कैसे करनी होगी? जैसे एग्जांपल देखते हैं। आप किसी ठंडे प्रदेश में जाओगे, ठंडे प्रदेश में आप जाओगे तो वहां आप देखना कि वहां लोगों का रहन सहन बिल्कुल अलग होगा, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिल्कुल अलग होंगी। ठीक है, और वहां के रहन सहन, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से वहां की समाज, वहां की संस्कृति का आपके क्या होगा? निर्माण होगा। आप डेजर्ट में जाओगे तो डेजर्ट में एक अलग कल्चर होगा, वहां का रहन सहन, लाइफ स्टाइल ये अलग होगी, उन लोगों का आपके ऑक्यूपेशन या इकोनॉमी बिल्कुल अलग होगी। कोस्टल रीजन में जाओगे तो आपको ये फिर चेंज मिलेगा। तो अगर किसी क्षेत्र की आपको अगर किसी या ह्यूमन लाइफ की कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अगर समझना है तो आपको उस क्षेत्र की ज्योग्राफी का समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपके नेक्स्ट आपकी ज्योग्राफी की स्टडी का ऑब्जेक्टिव हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आपके आए
अगला ज्योग्राफी की स्टडी हम करते हैं ह्यूमन एडेप्टेशन, अनुकूलन के लिए। कैसे? अब आपको पता है कि आपके मार्च में गर्मियां आएंगी, तो ज्योग्राफी की स्टडी की आपको तभी तो पता है कि मार्च से आपके जून तक भारत में गर्मियां हैं। तो आप क्या करोगे? आप अगले 4 महीने की तैयारी करोगे कि इन 4 महीनों में हमें कैसे सरवाइव करना है। तो कैसे करना है? फरवरी खत्म होते ही आप सबसे पहले अपने एसी रिपेयर कराओगे, जिससे कि 4 महीने की गर्मी को क्या कर सको? काट सको। ठीक ठीक इसी तरह आपको पता है कि जुलाई से लेकर आपके सितंबर अक्टूबर तक बरसात का टाइम है, रेनी टाइम है, तो आप बरसात के सीजन के एडेप्टेशन की व्यवस्था पहले से शुरू करोगे। फिर आपको पता है कि नवंबर से लेकर फरवरी तक भारत में आपके क्या है? ठंड पड़ेगी। ठीक, तो आप ठंड की व्यवस्था पहले ही करोगे, गर्म कपड़े बाहर निकालोगे, ठीक, इलेक्ट्रिक हीटर बाहर निकालोगे। तो ये सब आप कर कब रहे हो? जब आपको ज्योग्राफी की स्टडी की हुई है। ज्योग्राफी की स्टडी की है तो आपको पता है कि कब वेदर चेंज होगा, कब सीजन चेंज होगा, और उसके अकॉर्डिंग कैसे आपको एडेप्टेशन करना है, कैसे आपको एडेप्टेशन करना है। तो ज्योग्राफी की स्टडी का जो आपके अगला ऑब्जेक्टिव है वो आपके क्या है? ह्यूमन एडेप्टेशन, मानवीय अनुकूलन। ठीक है। तो ये हमने आपके देखा क्या कि किस तरह से हम आपके ज्योग्राफी की जो स्टडी कर रहे हैं उसका हमारा उद्देश्य क्या है। तो क्लियर हुआ ये? तो अब नेक्स्ट यहां आगे याद रखना। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि ज्योग्राफी आपके होता क्या है। ठीक है। अब दूसरा, तो ज्योग्राफी का हम अध्ययन करते क्यों हैं? ज्योग्राफी का हम अध्ययन करते क्यों हैं? तो ये पॉइंट अगर आप नोट कर रहे हो तो पॉइंट नोट कर लो। ठीक है। तो क्यों करते हैं हम अध्ययन, ये समझ लो। तो सबसे पहले ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव हो सके, इसलिए स्टडी करते हैं ज्योग्राफी की। दूसरा, ह्यूमन एडेप्टेशन। ठीक है। तीसरा, ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन। ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, मानव और पर्यावरण के बीच में जो अंतर क्रिया आपके हो रही है उसको समझने के लिए। और नेक्स्ट, ह्यूमन लाइफ की सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल एक्टिविटीज को समझने के लिए हम करते हैं किसकी स्टडी? ज्योग्राफी की स्टडी। ठीक है। इसके लिए करते हैं हम ज्योग्राफी की स्टडी। नोट करो इसे फटाफट, फिर हम आगे आते हैं। अब आते हैं इससे आगे। तो हमने सबसे पहले तो आपके ये समझा कि ज्योग्राफी आपके होता क्या है। ठीक है। तो ज्योग्राफी आपके क्या है? जियो यानी अर्थ, और ग्राफी यानी स्टडी या डिस्क्रिप्शन। तो ज्योग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का अध्ययन। नेक्स्ट याद रखना, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं हम? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज के द्वारा ही आपके इस ज्योग्राफी टर्म को कॉइन किया गया था। ठीक। हम्बोल्ट को हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। हम्बोल्ट को क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। स्टडी का आपके उद्देश्य क्या है ज्योग्राफी का? ऑप्टिमम यूज ऑफ अर्थ रिसोर्सेस, ह्यूमन एडेप्टेशन, ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन, और टू नो अबाउट सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो यहां तक हमने आपके अभी तक समझा। अब हम आते हैं इससे आगे। अब नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन आया वो आपके ये आया, ये तो आपने ज्योग्राफी में यहां तक देखा। ज्योग्राफी में हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, यानी कि अर्थ की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं हम? अर्थ की स्टडी करते हैं। और ये जो हमारी अर्थ है, अगर हमें इसे बहुत बेहतर तरीके से समझना है, ठीक, तो सबसे पहले हमें चलना होगा आपके कहां? यूनिवर्स। यूनिवर्स यानी कि आपके ब्रह्मांड। ठीक है। क्योंकि जब हम आपके यूनिवर्स को समझेंगे तब हमारे सामने कुछ आपके कंसेप्ट्स आएंगे। यूनिवर्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, ठीक, स्टार्स, और बिना इन सब को समझे हम अर्थ को बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते। ठीक। क्योंकि अर्थ की अगर सारी फिनोमेना आपको समझनी है तो आपको स्टार्स, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, ठीक, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तब आप समझ पाओगे कि सूर्य और अर्थ का क्या रिलेशन है, हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ के अंदर ऐसी क्या बात है जो इस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो अर्थ की सारी चीजों को समझने के लिए हम पहले जो टॉपिक रीड करेंगे, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा, वो होगा आपके कौन सा? यूनिवर्स, यानी कि आपके ब्रह्मांड। तो सबसे पहला टॉपिक आपके यूनिवर्स।
ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक कौन सा? यूनिवर्स यानी कि आपके ब्रह्मांड। तो आते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके ये आया कि यूनिवर्स यानी कि आपके ब्रह्मांड, यूनिवर्स या ब्रह्मांड हम आपके कहते किसे हैं? यूनिवर्स यानी कि आपके ब्रह्मांड हम कहते किसे हैं? तो आप में से कोई कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा कि यूनिवर्स कहते किसे हैं, ब्रह्मांड किसे कहते हैं? व्हाट इज द यूनिवर्स? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट। व्हाट इज द यूनिवर्स? ज्योग्राफी का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके यूनिवर्स। ज्योग्राफी का आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके यूनिवर्स। बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के। तो यूनिवर्स यानी कि आपके ब्रह्मांड। तो सबसे पहले हम आपके ये देखें कि यूनिवर्स या ब्रह्मांड हम कहते किसे हैं। ठीक है, हम बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में जाते हैं। हिंदू माइथोलॉजी यानी कि हिंदू धर्म, हिंदू धर्म के अनुसार इस सृष्टि की रचना आपके किसने की थी? ब्रह्मा जी ने की थी। यही कहता है हम लोगों का हिंदू धर्म। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम यहीं आते हैं। ठीक है, तो हिंदू धर्म के आपके मान्यताओं के अनुसार इस सृष्टि की रचना की थी किसने? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा की बनाई गई इसी सृष्टि को हम आपके कहते हैं ब्रह्मांड। अब ये जो सृष्टि है ये क्या है? सृष्टि का मतलब जो एग्जिस्ट करता है, जिसका अस्तित्व है, वही तो सृष्टि है। हिंदू धर्म के अनुसार आपके सृष्टि, जिसे हम सृष्टि कहते हैं, ये है क्या? इस सृष्टि की रचना अगर ब्रह्मा जी ने की है तो ये है क्या? सृष्टि मतलब जो एग्जिस्ट करता है, जिसका अस्तित्व है। ठीक, हर वह चीज जिसका अस्तित्व है आपके, वही इस सृष्टि का आपके पार्ट है। ठीक है, तो अब यहां याद रखना, तो हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार ब्रह्मा की बनाई गई यही सृष्टि ब्रह्मांड कहलाती है। अब आते हैं हम इसमें आगे। ठीक है, सृष्टि मतलब जिसका एग्जिस्टेंस हो, जिसका अस्तित्व हो। अब क्वेश्चन आपके यहां आता है। ठीक है, साइंस में आते हैं। अब हम साइंस की डेफिनेशन या साइंस के तरीके से इसी चीज को अगर हम समझें तो ब्रह्मा जी के आपके क्या कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म क्या कहता है? ब्रह्मा की बनाई गई यही सृष्टि ब्रह्मांड है। ठीक है, और सृष्टि का मतलब हर वह चीज जो अस्तित्व में है। साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि हर वह चीज जिसका एग्जिस्टेंस है, हर वह चीज आपके, एवरीथिंग इफ हैविंग एग्जिस्टेंस आइदर दिस इज मैटर और एनर्जी, यानी कि हर वह चीज जिसका अस्तित्व है, या तो वो द्रव्य होगा या फिर वो होगी ऊर्जा, या तो वो होगा द्रव्य या फिर वो होगी ऊर्जा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑल मैटर एंड ऑल एनर्जी। ठीक, तो समस्त द्रव्य एवं समस्त ऊर्जा, बस यही ब्रह्मांड है। समस्त द्रव्य एवं समस्त ऊर्जा यही ब्रह्मांड है। या दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो यूनिवर्स का अगर हम आपके अर्थ देखें, यूनिवर्स का हम आपके क्या देखें? अर्थ। यूनिवर्स का आपके सीधा सीधा सा अगर हम आपके देखें तो यूनिवर्स का आपके जो निर्माण होता है, समस्त दृश्य एवं समस्त अदृश्य चीजें, समस्त दृश्य एवं समस्त अदृश्य, इनविजिबल, समस्त दृश्य एवं समस्त अदृश्य चीजें, ठीक है, जिनका अस्तित्व हो, हैविंग एग्जिस्टेंस, हैविंग एग्जिस्टेंस, हैविंग एग्जिस्टेंस, यानी कि आपके क्या हो? जिनका अस्तित्व हो, जिनका अस्तित्व हो या जो अस्तित्व में हो, जो एग्जिस्ट करती हो, जो अस्तित्व में हो, जो अस्तित्व में हो। ठीक है, अब यहां याद रखना आपके कि बात जब अस्तित्व की चली है तो साइंस के अकॉर्डिंग हर दृश्य चीज जो अस्तित्व में है वो कहलाती है क्या? मैटर, यानी कि आपके द्रव्य। तो ऑल मैटर, और साइंस के अकॉर्डिंग हर अदृश्य चीज जो अस्तित्व में है वो आपके कहलाता है क्या? एनर्जी। तो ऑल एनर्जी,
तो समस्त द्रव्य एवं समस्त ऊर्जा, ठीक, जो अस्तित्व में है, जो अस्तित्व में है, कॉल्ड यूनिवर्स, कॉल्ड यूनिवर्स। समस्त द्रव्य एवं समस्त ऊर्जा जो अस्तित्व में है उसी को हम आपके कहते हैं ब्रह्मांड। क्या कहते हैं उसको हम? यूनिवर्स। ठीक है, तो यूनिवर्स बेसिकली आपके है क्या? ठीक है, तो ये हम सबसे पहले तो ये देखा तो सबसे पहले तो हमने आपके ये देखा कि यूनिवर्स हम आपके कहते कैसे हैं। ठीक, तो यूनिवर्स के अंदर हर वह चीज आती है जो अस्तित्व में है। अस्तित्व में आपके कोई चीज है तो आपके वो विजिबल भी हो सकती है और इनविजिबल भी हो सकती है। ठीक, हर वह चीज जो अस्तित्व में है और जो विजुअल है वो होगी हमेशा मैटर, और हर वह चीज जो इनविजिबल है और जिसका अस्तित्व है वो होगी हमेशा एनर्जी। ठीक है, तो आपके ऑल मैटर प्लस ऑल एनर्जी ये मिलके निर्माण करेंगे यूनिवर्स का, यानी कि आपके ब्रह्मांड का। किसका निर्माण आपके करेंगे? यूनिवर्स यानी कि आपके ब्रह्मांड का। ठीक, अब आते हैं हम इससे आगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम इससे आगे समझना। अब अगला पॉइंट आपके ये आया, नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट अब हम आते हैं, अब नेक्स्ट आपके ये देखते हैं कि ये जो आपके यूनिवर्स यानी कि आपके ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के आपके अध्ययन या स्टडी कहां से शुरू होती है? स्टडी ऑफ यूनिवर्स तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययन कैसे शुरू होते हैं और कहां से शुरू होते हैं? अब हम आपके देखते क्या है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स ब्रह्मांड के अध्ययन। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के अध्ययनों की अगर हम आपके बात करें तो कहां से शुरू होते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग समझ लेना, आपके जो स्पेशली ऐप पर क्लास देख रहे हैं नोट करने के ज्यादा चक्कर मत रहना। आज की जो क्लास होगी आपके यूट्यूब के ऊपर अपलोड होगी। ठीक है, ये फ्री क्लासेस वाले में अपलोड होगी आपकी ये क्लास, तो आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो और वहां से देख के नोट कर सकते हो। ठीक, आप अपना फोकस रखो किस पे? समझने के ऊपर। बाकी के आपके जो व्यूअर्स आपके यूट्यूब पे देख रहे हैं वो इस क्लास की ज्यादा डिटेल्स आपके अगर चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इस क्लास से और इस बैच से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट, स्टडी ऑफ यूनिवर्स यानी कि आपके ब्रह्मांड के आपके अध्ययन। तो ब्रह्मांड के अध्ययनों की अगर हम आपके बात करें, ठीक है, तो ब्रह्मांड के अध्ययनों की आपके अगर हम आपके बात करें तो नेक्स्ट याद रखना, ब्रह्मांड के अध्ययन का सबसे जो पहला आपके प्रयास किया, सबसे आपके जो पहला प्रयास किया ये किया आपके इजिप्ट के आपके एक ज्योग्राफर टॉलेमी ने। ब्रह्मांड के संदर्भ में जो सबसे पहली थ्योरी आपके आई थी, ये थ्योरी आपके आई थी किसकी? टॉलेमी की। किसकी थ्योरी आपके आई थी? टॉलेमी। अब नेक्स्ट, टॉलेमी की अगर हम आपके बात करें, किसकी बात करें हम? टॉलेमी। तो टॉलेमी की अगर हम आपके बात करें तो टॉलेमी ने आपके लगभग 143 ठीक एडी में आपके दी थी अपनी थ्योरी, लगभग 143 एडी। टॉलेमी की आपकी जो थ्योरी थी, इस थ्योरी का आपके नाम क्या था? जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी, टॉलेमी की थ्योरी का नाम क्या था? जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक यानी कि भूकेंद्रीय, भूसकेंद्रीय, भूकेंद्रीय या भूसकेंद्रीय सिद्धांत, ये कहलाता है आपके इसका हिंदी अर्थ। ठीक है, क्या कहती है टॉलेमी की जियोसेंट्रिक थ्योरी? इस जियोसेंट्रिक थ्योरी को अगर आप देखें तो इसमें एक वर्ड तो है जियो और एक वर्ड है इसमें सेंट्रिक। जियो का मतलब आपके होता है क्या? अर्थ। और सेंट्रिक का मतलब आपके होता है क्या? इन द सेंटर। क्या होता है सेंट्रिक का मतलब? इन द सेंटर। ठीक है, तो जियोसेंट्रिक थ्योरी टॉलेमी की आपके कहती है अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, सेंटर ऑफ यूनिवर्स, एंड
all heavenly bodies and all heavenly bodies revolve around it, revolve around it। ठीक है, अर्थात पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, केंद्र में है। एवं समस्त खगोलीय पिंड, एवं समस्त खगोलीय पिंड, एवं समस्त खगोलीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो ये है आपके टोलेमी की आपके कौन सी थ्योरी? जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो टोलेमी की आपके कौन सी थ्योरी थी ये? जियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक, अब समझना आगे जो अब आपको इसमें समझना है। अब ये जियोसेंट्रिक थ्योरी आपके टोलेमी की क्या कहती है? तो ये आप इससे समझ पा रहे होंगे, ठीक है, किससे समझ पा रहे होंगे? नेक्स्ट तो समझना, तो ब्रह्मांड के अध्ययनों में जो सबसे पहली थ्योरी आपके दी थी वो दी थी आपके किसने? क्लाउडियस टोलेमी। क्लाउडियस टोलेमी आपके इजिप्ट और यूनान यानी कि यहाँ के रहने वाले थे, और सबसे पहले आपके एक थ्योरी आपके देते हैं। कौन सी थ्योरी आपके देते हैं? जियोसेंट्रिक थ्योरी। अब इस जियोसेंट्रिक थ्योरी की अगर हम ब्रह्मांड के संदर्भ में आपके बात करें तो ये थ्योरी आपके कहती क्या है? टोलेमी की जियोसेंट्रिक थ्योरी कहती है, जियो यानी अर्थ और सेंट्रिक यानी इन द सेंटर, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है एवं समस्त खगोलीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यानी कि आपके ये जो अर्थ है, ये जो हमारी अर्थ है, ये आपके पूरे यूनिवर्स के सेंटर में है। ये है आपके यूनिवर्स, पृथ्वी यूनिवर्स के सेंटर में है, और जितने भी खगोलीय पिंड हैं। अब खगोलीय पिंड से आपके तात्पर्य क्या होता है? खगोलीय पिंड से तात्पर्य आपके ये कि अर्थ से ऊपर स्पेस में स्थित प्रत्येक बॉडी, अर्थ से ऊपर स्पेस में स्थित, ठीक, प्रत्येक बॉडी आपके कहलाती है हेवनली बॉडी, हेवनली बॉडी। तो हेवनली बॉडी या खगोलीय पिंड हम कहते किसे हैं? पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में स्थित प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक बॉडी, इसे कहते हैं हम खगोलीय पिंड या हेवनली बॉडी। ठीक है, तो हेवनली बॉडी आपके हम किसे कहते हैं? अर्थ से ऊपर स्पेस में स्थित प्रत्येक बॉडी। ठीक, तो आपके हेवनली बॉडी, हेवनली बॉडी, ये आपके यहां एक पॉइंट आया, खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड आपके क्या होता है? खगोलीय पिंड। ठीक, तो अर्थ से ऊपर, अर्थ से ऊपर स्पेस में स्थित, स्पेस में स्थित, स्पेस में स्थित प्रत्येक बॉडी, प्रत्येक बॉडी, इसे कहते हैं हम हेवनली बॉडी। ठीक, हेवनली बॉडी में आपके सन भी हो सकता है, स्टार भी हो सकता है। ठीक, इसके अलावा आपके अदर प्लैनेट भी आपके हो सकते हैं। ठीक, सैटेलाइट भी आपके हो सकता है हेवनली बॉडी में, सैटेलाइट,
एसेट्रा, कुछ भी, जो कुछ भी अर्थ से ऊपर है सब कुछ हेवनली बॉडी है, ध्यान रखना। सब कुछ आपके क्या होता है, खगोलीय पिंड होता है। ठीक है, तो अब यहां याद रखना कि जियोसेंट्रिक थ्योरी आपके कहती है कि अर्थ इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट। अब आगे याद रखना कि टॉलेमी ने जो अपनी थ्योरी दी थी 140 एडी में, आपके 140 एडी के आसपास, टॉलेमी की ये थ्योरी लगभग 1500 साल तक आपकी सच बनी रही। टॉलेमी की थ्योरी को आपके किसी ने कभी चैलेंज नहीं किया। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब आगे जब हम आते हैं आपकी तो नेक्स्ट आगे याद रखना, टॉलेमी की थ्योरी को आपके, चूंकि 1500 साल का अस्तित्व बहुत लंबा समय होता है, ये वो समय था आपके जब विश्व में कई धर्मों का ओरिजिन आपके हुआ। ठीक है, सारे धर्मों का ओरिजिन की कोई ना कोई डेट जरूर है, हर धर्म के ओरिजिन की कोई ना कोई डेट जरूर है, एक्सेप्ट हिंदुज्म, हिंदू धर्म छोड़ के, ये ध्यान रखना। तो यहां इस्लाम का ओरिजिन हुआ, इसके अलावा क्रिश्चियनिटी का ओरिजिन हुआ, कई धर्म आपके जिनका ओरिजिन हुआ वो सब इसी टाइम में या इसी 1500 साल में आपके क्या हुए थे, आगे बढ़े थे। अब आगे हुआ ये कि विश्व के ज्यादातर आपके जो धर्म थे उन धर्मों ने टॉलेमी की थ्योरी को आपके क्या कर दिया था, ऑथेंटिसिटी दे दी थी, उनको मान्यता प्रदान करती थी। ठीक, अब यहां आपके होता क्या है, टॉलेमी की थ्योरी को 1543 में आपके चैलेंज करते हैं आपके यूरोप के एक जियोग्राफर कोपरनिकस। ठीक है, अब टॉलेमी की थ्योरी को चैलेंज करके कोपरनिकस आपके क्या कहते हैं, तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स की आपके जो अगली थ्योरी थी वे थी आपके कोपरनिकस की थ्योरी। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स में आपके सबसे पहली थ्योरी दी किसने, टॉलेमी ने। टॉलेमी के बाद आपकी सेकेंड थ्योरी आपके आएगी किसकी, कोपरनिकस। ठीक है, तो सेकेंड आपके कोपरनिकस। अब ये कोपरनिकस कहते क्या है, कोपरनिकस की थ्योरी आई थी 1543 एडी में, 1543 एडी। कोपरनिकस ने अपनी जो थ्योरी दी थी, इस थ्योरी का आपके नाम था हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। अब इस वर्ड को आप लोग समझना, इस वर्ड को अगर हम आपके समझे तो एक वर्ड है हेलियो और दूसरा वर्ड है सेंट्रिक। हेलियो का जो आपके अर्थ होता है वो होता है रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर यानी कि आग का गोला। क्या होता है इसका अर्थ, रिंग ऑफ फायर यानी कि आग का गोला, और सेंट्रिक यानी कि आपके इन द सेंटर। ठीक है, अब आग का गोला हमारे ब्रह्मांड में आपके क्या हो सकता है जो हमें आपके दिखता है, ये हो सकता है क्या, सन यानी कि आपके सूर्य। अब इसको पूरी थ्योरी को समझना। कोपरनिकस कहते हैं नॉट अर्थ, पृथ्वी नहीं, नॉट अर्थ, पृथ्वी नहीं, सन इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, सन इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, सेंटर ऑफ यूनिवर्स, यानी कि पृथ्वी नहीं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। एंड ऑल हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट, एंड ऑल हेवनली बॉडीज, एंड ऑल हेवनली बॉडीज, ऑल हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट, रिवॉल्व अराउंड इट। पृथ्वी नहीं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, पृथ्वी नहीं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, केंद्र में है। एवं समस्त खगोलीय पिंड, एवं समस्त खगोलीय पिंड, समस्त खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक, तो ये थी आपके हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। किसकी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आपके, तो ये थी आपकी हेलियोसेंट्रिक
थ्योरी। तो अब इस हेलियोसेंट्रिक थ्योरी को अब आप समझो। सबसे पहले हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी की अगर हम आपके बात करें, ठीक, किसकी बात करें हम? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी की। तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में नेक्स्ट आप आगे याद रखना कि ये जो आपके हेलियोसेंट्रिक आपके थ्योरी है, ठीक है, हेलियोसेंट्रिक आपके जो थ्योरी है, ठीक, तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में अब हम आपके देखते क्या है कि हेलियो में आपके, हेलियो जो वर्ड है इसका मतलब आपके होता है रिंग ऑफ फायर। क्या होता है आपके? रिंग ऑफ फायर। और सेंट्रिक का आपके जो मतलब होता है ये होता है इन द सेंटर। क्या होता है? इन द सेंटर। ठीक है, तो अब आपके इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका आपके जो अर्थ हुआ कि पृथ्वी नहीं कोई आग का गोला केंद्र में है, कि पृथ्वी नहीं कोई आग का गोला केंद्र में है, और आग का जो आपके ये गोला है आपके वो है क्या? सूर्य, यानी कि आपके सन। तो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो आपकी है किसकी? कॉपरनिकस की। ठीक है, तो कॉपरनिकस की आपके हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहती है नॉट अर्थ, सन इज इन द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड इट। यानी कि पृथ्वी नहीं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, यानी कि पृथ्वी की जगह इन्होंने केंद्र में किसको ले लिया? सूर्य को। और सूर्य के चारों तरफ इन्होंने बताया कि सूर्य के चारों तरफ है आपके क्या? यूनिवर्स। ठीक है, और जितनी भी खगोलीय पिंड है, हेवनली बॉडीज, ये किसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं? हेवनली बॉडीज ये सूर्य के चारों ओर आपके परिक्रमा कर रहे हैं। हेवनली बॉडी ये सूर्य के चारों ओर आपके परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक, तो ये सारी हेवनली बॉडीज किसके ओर चारों ओर परिक्रमा कर रही हैं? सूर्य के चारों ओर। अब आते हैं हम इसमें आगे। ठीक है, अब ये जो आपके कॉपरनिकस थे, ठीक, कॉपरनिकस आपके ये पोलैंड के रहने वाले थे, और कॉपरनिकस ने जैसे ही आपके अपनी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी, ये यूरोप में आपके वो समय था जो रेनेसा यानी कि पुनर्जागरण से पहले का समय था। ठीक है, यूरोप का आपके जो पूरा जो आपके टाइम है, अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में आपके एक ट्रांजिशन फेज था। ट्रांजिशन फेज आपके बिफोर रेनेसा, बिफोर रेनेसा यानी कि पुनर्जागरण से पहले, पुनर्जागरण से पहले, पुनर्जागरण से पहले। ठीक, और एक टाइम है यूरोप में पुनर्जागरण के बाद, पुनर्जागरण के बाद। यूरोप के पूरे समय को हम दो हिस्सों में आपके डिवाइड करते हैं। अब इस वर्ड को क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि इस थ्योरी से इसका बहुत कुछ लेना देना है। आफ्टर रेनेसा, आफ्टर रेनेसा, यहां आपके खास बात आपकी ये है कि यूरोप में बिफोर रेनेसा आपके वो समय है जब आपके यहां हर चीज के ऊपर जो हावी था वो था आपके धर्म, रिलीजन। और आफ्टर रेनेसा आपके ये वो समय है जब हर चीज के ऊपर आपके हावी था आपके क्या? तर्क, लॉजिक, रेशनलिटी, रेशनलिटी या लॉजिक। ठीक, पूरे यूरोप के समय को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक पुनर्जागरण से पहले का समय और एक पुनर्जागरण के बाद का समय। पुनर्जागरण से पहले का समय यूरोप में वो समय था जब यूरोप के समाज, यूरोप की राजनीति, यूरोप की अर्थव्यवस्था में धर्म का प्रभाव था, धर्म का बोलबाला था। ठीक है, किसी भी व्यक्ति ने या सरकार ने या फिर आपके किसी भी इकोनॉमिक यूनिट ने अगर धर्म के विरुद्ध कुछ कर दिया, ठीक, तो वहां आपके धर्म उसके खिलाफ फतवा ही जारी सीधा कर देता था। ठीक है, फतवा जारी कर देता यानी कि उसे चलने ही नहीं देता था। यही हुआ कॉपरनिकस के आपके साथ। ठीक है, कॉपरनिकस ने जब अपनी हेलियोसेंट्रिक आपके थ्योरी दी, तो इस हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ने क्या किया कि इसने आपके इनकी धार्मिक मान्यताओं पर आपके प्रहार कर दिया। ठीक, जो इनका रिलीजियस मिथ था, आपकी धार्मिक मान्यता थी, वो क्या थी? जियोसेंट्रिक थ्योरी। और जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या कहती है? पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। ठीक, इनका धर्म कहता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, और कॉपरनिकस ने कह दिया सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। ठीक है, तो अब आपके वहां के धर्म के विरुद्ध हो गई ये बात। कॉपरनिकस की बात सुनी ही नहीं गई, जानने की कोशिश ही नहीं की गई।
ठीक। और यूरोप के एक चर्च ने कोपरनिकस को आपके फांसी की सजा दे दी, यानी कि यूरोप के एक चर्च ने कोपरनिकस को फांसी की सजा दे दी और कोपरनिकस को फांसी चढ़ा दिया गया। कोपरनिकस ने अपना आपके सिद्धांत दिया, ठीक। आगे चल के कोपरनिकस सही साबित होंगे, लेकिन उस समय कोपरनिकस की बात को किसी ने जानने की कोशिश नहीं की और बिना जाने ही इनको फांसी की सजा दे दी गई। अब कोपरनिकस आपके, इनकी डेथ होती है और इनकी डेथ के बाद इनकी आत्मा द्वारा पुनर्जन्म लेती है, रीबर्थ, ठीक। और पुनर्जन्म अब कोपरनिकस की आत्मा लेगी आपके इस सदी के महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन की बॉडी में। अब जन्म होगा किसका? आइजक न्यूटन। अब न्यूटन की अगर हम आपके बात करें तो न्यूटन की अगर हम आपके बात करें तो आप सब लोग तो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट हो। न्यूटन अव्वल दर्जे के बेवकूफ हुआ करते थे अपनी लाइफ में, स्कूलिंग लाइफ में, ठीक है। सामान्यतः न्यूटन का मन पढ़ने लिखने में बिल्कुल लगता ही नहीं था, ठीक। क्लास चलती रहती थी, ये क्लास बंक करके क्लास से बाहर बैठे रहते थे। तो अब आपके था क्या कि उस जमाने में आपके ये क्लास से बाहर जाते और कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्क में जाके सोते रहते थे, ठीक। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सिस्टम था नहीं उस टाइम पे, तो ये अकेले ही पार्क में बैठे रहते थे। एक बार ऐसा ही हुआ आपके कि न्यूटन क्लास बंक करके एक पार्क में एक पेड़ के नीचे आपके सो रहे थे। तो न्यूटन आपके कहां सो रहे थे? एक पार्क में एक पेड़ के नीचे आपके सो रहे थे। अब जब न्यूटन आपके एक पेड़ के नीचे सो रहे थे तो वहां आपके हुआ क्या कि उस पेड़ से आपके एक फल गिरा न्यूटन की नाक के ऊपर, ठीक है। अब न्यूटन की नाक के ऊपर वो फल गिरा और उस फल ने न्यूटन की नींद खराब कर दी, ठीक। मान लिया सेब का पेड़ XYZ कोई भी पेड़ हो। अब जैसे ही आपके उस पेड़ के नीचे न्यूटन सो रहे थे और उस पेड़ से आपके एक क्या गिरा? एक फल गिरा, ठीक है। अब फल आपके ऊपर से गिरा तो ये नीचे आया, ठीक है। बस अब न्यूटन ने यही सोचा कि ये जो आपके XYZ एप्पल ही गिरा हो, ये एप्पल अगर गिरा है तो ये नीचे क्यों गिरा? ये ऊपर भी तो जा सकता था, ऊपर चला जाता तो हमारी नींद खराब नहीं होती। तो न्यूटन की जो आपके ये नींद खराब हुई, ठीक। अब न्यूटन ने इस पर सोचना शुरू किया और न्यूटन ने जब आपके इस पर सोचना शुरू किया तो न्यूटन को इसका जवाब उस समय तो नहीं मिला। कई वर्षों के बाद आपके उस सोच ने एक नए सिद्धांत को जन्म दिया। न्यूटन की इसी सोच ने, और उस सिद्धांत को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जैसे ही आपके न्यूटन ने दिया, ठीक, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, ज्योग्राफी, इनके सोचने की दिशा ही बदल गई, ठीक। इनके सोचने की क्या बदल गई? डायरेक्शन ही चेंज हो गई आपके थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन के आते ही, ठीक है। तो अब आपके गुरुत्वाकर्षण का जब न्यूटन ने आपके ये सिद्धांत दिया तो गुरुत्वाकर्षण के न्यूटन के सिद्धांत को आपके अब आधार बनाएंगे केपलर, एक और अगले आपके एस्ट्रोनॉमर। अब केपलर आपके आएंगे और यूनिवर्स की स्टडी के क्रम में आपके केपलर अब एक नई हाइपोथेसिस देंगे। केपलर हाइपोथेसिस आपके देंगे सोलर सिस्टम की, और सोलर सिस्टम के साथ ही न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को आधार बना के आपके केपलर ग्रहों की गति के आपके नियम बताएंगे, रूल ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट्स। तो आपके जो केपलर आपके होंगे, ये केपलर आपके कहेंगे कि आपके जो हमारा सूर्य है ये सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के केंद्र में है और सभी प्लैनेट सूर्य के चारों ओर एक सर्टेन ऑर्बिट में ग्रेविटेशन की वजह से क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। तो केपलर की जो हाइपोथेसिस थी ये सीमित भले ही थी, चाहे सौर मंडल की परिकल्पना ही क्यों ना थी, लेकिन केपलर ने बात वही कही थी जो आपके किसने कही थी? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने भी आपके सूर्य को सेंटर में रखा और केपलर ने भी सूर्य को सेंटर में रखा, ठीक है। अब केपलर उस समय तक सिर्फ सोलर सिस्टम तक ही पहुंच पाए, इससे आगे ये गए नहीं थे, ठीक। कोपरनिकस भी आपके सोलर सिस्टम से आगे नहीं बढ़े थे। तो अब आपके स्टडी ऑफ यूनिवर्स का आपके जो अगला प्रयास आपके करेंगे वो करेंगे कौन? केपलर। कौन करेंगे? केपलर। अब केपलर की अगर हम आपकी बात करें नेक्स्ट, तो केपलर आपके क्या कहते हैं? तो केपलर आपके कहते हैं क्या कि सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सन इज इन द
सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, नॉट यूनिवर्स। इसका मतलब आपके क्या हुआ, सूर्य ब्रह्मांड के सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है, 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 ना कि ब्रह्मांड के केंद्र में, ना कि ब्रह्मांड के केंद्र में। तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है, ना कि ब्रह्मांड के केंद्र में। ठीक है, तो अब आपके केपलर ने जो आपके हाइपोथेसिस दी वो इन्होंने आपके क्या दी कि ये जो आपके हमारा सूर्य है ये किसके केंद्र में है, सोलर सिस्टम के केंद्र में, सोलर सिस्टम सौर मंडल के केंद्र में है। और इस सोलर सिस्टम में आपके जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स तो आपके हैं, ठीक है, प्लैनेट्स आपके सूर्य के चारों तरफ आपके क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं, ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से कर रहे हैं। तो ये अगली हाइपोथेसिस आपके देते हैं कौन, केपलर। कौन देते हैं आपके, केपलर। अब इसके बाद में आपके केपलर के बाद आपके जो अगली स्टडी आपके होगी, ठीक अगली स्टडी आपके जो होगी, ठीक, तो ये अगली स्टडी आपके कब होगी, केपलर के बाद आपके करेंगे विलियम हर्शेल, विलियम हर्शेल। तो अब हम आते हैं इससे आगे, तो इसको नोट करो फटाफट। तो केपलर आपके क्या थ्योरी देते हैं, सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, नॉट यूनिवर्स। अब अगला समझना, अब केपलर के बाद में नेक्स्ट आपके जो अगला सिद्धांत आपके आता है, केपलर के बाद में अगला सिद्धांत आपके देते हैं स्टडी ऑफ यूनिवर्स के आपके क्रम में कौन, विलियम हर्शेल। अगला सिद्धांत आपके कौन देते हैं, विलियम हर्शेल। अब ये विलियम हर्शेल आपके कहते क्या है, समझना। विलियम हर्शेल आपके कहते हैं our solar system is a part of much larger system called galaxy अर्थात हमारा सौर मंडल एक बड़े निकाय आकाश गंगा का एक अंश मात्र है, एक छोटा सा हिस्सा है, एक अंश मात्र है। तो हम आपके यहां देखते क्या है कि विलियम हर्शेल आपके कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं कि ये जो हमारा सौरमंडल है ना, ये सौरमंडल आकाशगंगा का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, आकाशगंगा का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो अब सिस्टम आपके ये बनता है कि केंद्र में है आपके सन, ये हमारा क्या हुआ, सन, ठीक है। सन आपके किसके सेंटर में है, सन आपके सेंटर में है किसके, सोलर सिस्टम। सन किसके सेंटर में है, सोलर सिस्टम के केंद्र में, ठीक। ऐसे कई सोलर सिस्टम मिलके आपके निर्माण करते हैं किसका, गैलेक्सी का। किसका निर्माण करते हैं, गैलेक्सी, यानी कि आकाश गंगा में आपके, ठीक, पता नहीं कितने लाख आपके सोलर सिस्टम है, आकाश गंगा
आकाश गंगा। और ऐसी कई गैलेक्सियां आपके मिलके, ऐसी कई गैलेक्सियां मिलके आपके जो निर्माण आपके करती हैं, ये निर्माण आपके करती हैं किसका? यूनिवर्स, यानी कि आपके ब्रह्मांड। तो यूनिवर्स की अगर हम आपके बात करें तो अब इसको आप डिटेल में अब आप समझना, ठीक। यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड अब आपके है क्या? ठीक, सूर्य है सौर मंडल के केंद्र में, ऐसे कई सौर मंडल मिलके गैलेक्सी बनाते हैं और ऐसी कई लाखों गैलेक्सियां मिलके आपके बनाएंगी यूनिवर्स। और यूनिवर्स की आपके जो लिमिट है वो आपके है क्या? इन्फिनिटी, अनंत। लिमिट क्या है इसकी? इन्फिनिटी, अनंत। तो ये है आपके विलियम हर्शेल की हाइपोथीसिस। तो विलियम हर्शेल की आपके जो हाइपोथीसिस है, आपके वो हाइपोथीसिस क्या है? ठीक, अवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मच लार्जर सिस्टम, ठीक, कॉल्ड गैलेक्सी। तो ये आपके क्या कहते हैं कि हमारा जो आपके सौर मंडल है, हमारा जो आपके सौर मंडल है, ठीक, ये एक बहुत बड़े निकाय आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। ठीक है, तो ये हमने आए कहां तक? विलियम हर्शेल तक। अब हम आते हैं इससे आगे। तो अब इससे आगे नेक्स्ट आगे समझना, विलियम हर्शेल से आगे। अब विलियम हर्शेल के बाद में आपके जो अगली स्टडी आपके है यूनिवर्स की, वो करेंगे एडविन पी हवल। कौन करेंगे? एडविन पी हवल। अब ये एडविन पी हवल आपके क्या कहेंगे, अब हम ये समझते हैं। ठीक है, तो विलियम हर्शेल के बाद में अगली स्टडी आपके कौन करेंगे? एडविन पी हवल। तो एडविन पी हवल आपके ब्रह्मांड के अध्ययनों के बारे में अब आपके क्या कहते हैं? तो अगली आपके जो स्टडी होती है यूनिवर्स की, वो करते हैं एडविन पी हवल। इन्हीं के नाम पे आपके हवल टेलीस्कोप, ठीक, इसका नाम रखा गया था। हवल आपके कहते हैं हमारे ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार हो रहा है, निरंतर विस्तार हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, तो आपके क्या कहते हैं एडविन पी हवल? आवर यूनिवर्स, आवर यूनिवर्स रैपिडली एक्सपेंड, रैपिडली एक्सपेंड। एडविन पी हवल आपके कहते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है ये लगातार आपके क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है। हमारे ब्रह्मांड में लगातार आपके क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। ऐसा कहते हैं आपके एडविन पी हवल। अब इतनी बड़ी बात अगर आपके एडविन पी हवल कह रहे हैं तो कोई तो आधार होगा इतनी बड़ी बात को कहने का। किस आधार पे आपके एडविन पी हवल ने आपके ये स्टेटमेंट दिया? किस आधार पे आपके, इन्होंने अब कोई ग्राउंड तो लिया होगा। अब इन्होंने आपके ग्राउंड या आधार क्या लिया? ठीक है, आधार इन्होंने आपके लिया डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट। और डॉपलर इफेक्ट में भी आपके क्या? रेड शिफ्ट थ्योरी, रेड शिफ्ट थ्योरी। तो आपके एडविन पी हवल डॉपलर इफेक्ट में रेड शिफ्ट थ्योरी के आपके आधार पे आपके कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये है आपके सन, ठीक, सन के बाद है आपके क्या? सोलर सिस्टम। ऐसे कई सोलर सिस्टम मिलके आपके निर्माण करते हैं किसका? गैलेक्सी का। और ऐसी कई गैलेक्सियां आपके मिलके निर्माण करती हैं किसका? यूनिवर्स का। और ये जो हमारा आपके यूनिवर्स है ये क्या हो रहा है? रैपिडली एक्सपेंड। रैपिडली एक्सपेंड का मतलब लगातार फैलता जा रहा है। लगातार क्या हो रहा है? ये एक्सपेंड कर रहा है। हमारा जो यूनिवर्स है वो लगातार क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है, फैल रहा है। और आधार इन्होंने लिया कौन सा? डॉपलर इफेक्ट या रेड शिफ्ट थ्योरी। ठीक, तो डॉपलर इफेक्ट या आपके रेड शिफ्ट थ्योरी, ठीक, ये आपके होता क्या है? ठीक, तो हमें आपके अब समझना किसे? डॉपलर इफेक्ट या रेड शिफ्ट थ्योरी को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अब हम आते हैं इसमें आगे।
तो सबसे पहले अब हम आपके अगर हम बात करें यूनिवर्स यानी कि आपके ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड में आज हमने समझा क्या कि ब्रह्मांड का आपके अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या होता है। दूसरा आपके स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, टोलेमी, कोपरनिकस, केपलर, हर्शेल और हबल। ठीक है, अब यहां जो नेक्स्ट हमारा आपके टॉपिक है समझने का कि आपके हबल ने ये कहा कि यूनिवर्स फैल रहा है और इसका आधार दिया रेड शिफ्ट थ्योरी और डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो आज आप लोगों के लिए होमवर्क है, फिजिक्स का कंसेप्ट होता है डॉपलर इफेक्ट। फिजिक्स में आपके ये लाइट में भी होता है डॉपलर इफेक्ट और साउंड में भी होता है। तो आप लोगों को लाइट का बेसिक प्रिंसिपल डॉपलर इफेक्ट और रेड शिफ्ट थ्योरी और वायलेट शिफ्ट थ्योरी को एक बार रीड करना है। ठीक, स्पेक्ट्रम ये किसे कहते हैं, इसे रीड करना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट या डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, इसे रीड करना है। ये 2-3 बेसिक कंसेप्ट आप आज रीड कीजिए, तभी आपको आगे की थ्योरी समझ में आएगी। और इस क्लास को हम आपके कंटिन्यू करेंगे आपके कब, कल की क्लास में। इससे रिलेटेड आपके और कोई भी अगर आपको डाउट हो किसी को भी, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके यूट्यूब के ऊपर आपके जो ये क्लास देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपके इस क्लास की पूरी जानकारी को ले सकते हैं। तो हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।